डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है सिंपेट्रिक स्पेसिएशन। स्पेसिएशन की सीरीज के अंदर अपना ये 5वां वीडियो है और ये यहाँ पर आज अपन इस स्पेसिएशन को ख़त्म करेंगे। पहले जो 4 वीडियो मैंने बनाए थे उनके बारे में थोड़ा सा फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ। जो पहला अपन ने वीडियो बनाया था वो स्पेसिएशन के बारे में सिंपल एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें अपन ने ये बताया कि जो स्पेसिएशन है वो आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन से स्टार्ट होता है और उसके बाद में डाइवर्जेंस ऑफ कैरेक्टर शुरू होते हैं और उसके बाद में रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेट हो जाता है पूरा का पूरा। और उसके बाद में साथ में अपन ने कुछ रीजंस भी दिए कि स्पेसिएशन कैसे होता है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, क्रोमोसोमल एब्रेशंस की वजह से, माइग्रेशन से। सेकेंड वीडियो जो अपन ने बनाया था उसमें मोड ऑफ स्पेसिएशन बताया था, टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन बताए थे, जिसमें अपन ने लास्ट में जाकर के अपन ने कंक्लूड 4 टाइप के वो स्पेसिएशन बताए थे, एलोपेट्रिक, पैरापेट्रिक, पेरीपेट्रिक और सिम्पेट्रिक। थर्ड वीडियो अपन ने केवल और केवल एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में बनाया था और जो फोर्थ है वो अपने पैरापेट्रिक और पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन पे बनाया था। और आज लास्ट जो वीडियो है वो सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन पे है। सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है कि विदाउट जियोग्राफिकल बैरियर, एक जियोग्राफिकल एरिया है जिसमें कोई भी स्पीशीज की पॉपुलेशंस रह रही है और उस पॉपुलेशंस में विदाउट बैरियर अगर नई स्पीशीज बनती है तो वो क्या कहलाता है, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। सेम जियोग्राफिकल एरिया जिसके अंदर कोई भी बैरियर नहीं हो, किसी भी प्रकार का फिजिकल आइसोलेशन नहीं हो, उसके बाद में अगर फिर भी कोई स्पीशीज बनती है तो वो क्या कहलाती है, सिम्पेट्रिक स्पीशीज। यहाँ पर ने लिख रखा है ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सेम एंसेस्ट्रल स्पीशीज बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड एंड डाइवर्ज विदाउट फिजिकल सेपरेशन। वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज से बनते हैं और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं पहले तो, यानी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं और उसके बाद में उनमें डाइवर्ज होता है और जिससे वो एक नई जाति बनती है विदाउट सेपरेशन, विदाउट फिजिकल सेपरेशन। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में अपन ने क्या बताया था कि एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में कोई ना कोई फिजिकल बैरियर होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फिजिकल बैरियर यानी माउंटेन्स, नदी, कोई घना फॉरेस्ट या डिस्ट्रक्शन ऑफ माउंट या वाटर बॉडी कुछ भी नहीं है बीच के अंदर। उसके बावजूद भी है वो उस सेम एरिया में रहते हुए वहाँ से दूसरी जगह जाए बिना भी वो एक स्पीशीज बनाते हैं। उसी को ऊपर क्या कहते हैं, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके कि एक तो वो सेम जियोग्राफिकल एरिया, उसी जियोग्राफिकल एरिया में रहते हुए नई जाति बनेगी और दूसरा वहाँ पे कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं होगा, तो वो इस प्रकार से जो स्पीशीज बनती है वो सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन है। यहाँ पर अपन लिख रखा मैकेनिज्म ऑफ सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। क्या मैकेनिज्म है फिर, जब यहाँ पर फिजिकल बैरियर नहीं है तो क्या होगा, कुछ न कुछ बैरियर तो निश्चित रूप से होगा ताकि उस जीन का फ्लो रोक सके या जीन फ्लो रिड्यूस कर सके, कोई ना कोई बैरियर जरूर होगा। और वो बैरियर यहाँ पर होता है बायोलॉजिकल बैरियर, ना कि फिजिकल बैरियर। यहाँ पर होता है बायोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। वो बायोलॉजिकल बैरियर्स है वो इकोलॉजिकल्स भी होते हैं, हैबिटाट के भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कुछ पॉलीपोलरिटी की वजह से, टेट्रापोलरिटी की वजह से, ट्रांसलोकेशंस की वजह से, इन्वर्जन्स की वजह से एक नई जाति उसी एरिया में रहते हुए बनती है, वही क्या कहलाती है, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन। तो अपन ने यहाँ पर 2 बहुत बड़े रीजन दिए हैं जिससे ये सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन होता है। पहला अपन ने बताया इकोलॉजिकल आइसोलेशन। जब फिजिकल आइसोलेशन नहीं है तो वहां पर क्या होगा, इकोलॉजिकल आइसोलेशन होगा। जंतु एक बड़े एरिया में, कोई भी जो एरिया होता है, कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया होता है वो अपने आप में यूनिफॉर्म नहीं होता है, उसका अपना अलग अलग स्थान का अलग अलग इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, उसमें अलग अलग हैबिटाट होते हैं बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में, क्योंकि सारा का सारा पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो इकोलॉजिकल आइसोलेशन होता है। इकोलॉजी हर
जगह की इकोलॉजी अलग हो सकती है, हैबिटाट अलग हो सकती है, नीच अलग हो सकता है, और कहने का मतलब माइक्रो इन्वायरमेंट है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर पहला जो अपन ने रीजन दिया वो क्या, इकोलॉजिकल आइसोलेशन या हैबिटाट डिफरेंशिएशन एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन। इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो सकता है, हैबिटाट डिफरेंशिएशन हो सकता है, और डिसरप्टिव सिलेक्शन होता है। तो इनकी वजह से वहां पे क्या होगा, एक ही एरिया में रहते हुए, एक सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हुए भी नई स्पीसीज बनेगी। और इसको अपन कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझ सकते हैं, क्योंकि एक जो इन्वायरमेंट है, एक जो ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें अलग अलग हैबिटाट होते हैं। ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड के अंदर अगर स्पेस डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो अपने आप ही हैबिटाट अलग हो गया और उन दोनों स्थान की इकोलॉजी अलग हो गई। तो वहाँ पे पाई जाने वाली जो स्पीसीज है वो डिफरेंट प्रकार की हो सकती है, बन सकती है। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, अपने एक एग्जाम्पल रखा है यहाँ पे, इसमें स्पेसिएशन इन चिस्लिड फिशेज इन कैमरन। कैमरन में जो एक बड़ी लेक है उसके अंदर एक फिशेज पाई जाती है जिसका नाम क्या है, चिस्लिड्स। चिस्लिड्स फिशेज है, और उस फिशेज की वहां पे 3 जातियां देखी गई है। डिफरेंट स्पीशीज इवोल्व बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिटाट। अब यहाँ पर फीडिंग हैबिटाट के द्वारा वो 3 स्पीशीज अलग अलग बनी है उसी जियोग्राफिकल एरिया में रहते हुए। अब फिशेज है तो निश्चित रूप से वाटर में रहती है, तो वो जो 3 फिशेज देखी गई है उसमें एक स्पीशीज ऐसी है जो बॉटम फीडर चिचलिड है, यानी पानी के पेंदे में बॉटम में पाई जाती है। एक स्पीशीज ऐसी देखी गई है जो सरफेस के ऊपर पाई जाती है, पानी की सरफेस के ऊपर पाई जाती है, वो सरफेस फीडर। और थर्ड है नियर द रूट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, जो उस पानी के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स है उनकी रूट के नजदीक पाई जाती है। तो आप देखिए कि जो वाटर पॉन्ड या जो लेक है कैमरून के अंदर, जो लेक है उस लेक के अंदर ये स्पीशीज पाई जाती है, और उसी लेक के अंदर 3 स्पीशीज है चिस्लिड की, जो एक है वो बॉटम में पाई जाती है, और एक है वो सरफेस पे मिलती है, और एक है वो जो एक्वेटिक प्लांट उस लेक के अंदर लगे उनके रूट के पास में पाई जाती है। तो अब आप देख लीजिए कि सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हुए भी वहां पर 3 स्पीशीज बनी है। तो ये जो स्पीशीज बनी है वो किसकी वजह से बनी है, फीडिंग हैबिटाट, उनकी फीडिंग हैबिटाट, क्योंकि पैदे में पाए जाने वाले एनिमल्स अलग होंगे जो इनका फूड होगा, सरफेस पे पाए जाने वाले अलग प्लैंकटन या अलग जीव होंगे जो इसका भोजन होगा, और रूट के पास में पाए जाने वाले अलग। तो अपने अपने फीडिंग हैबिटाट की वजह से वहां पर वो 3 स्पीशीज बनी है। तो वो एक स्पेसिएशन, सिंपेटिक स्पेसिएशन का बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल अपन यहाँ लिख रखा है, फ्रूट फ्लाई। अमेरिका के अंदर एक बहुत पहले से जो एक फ्रूट फ्लाई थी वो हाथोर्न के ऊपर अपने हाथोर्न के जो फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर अपने अंडे देती थी, जिसको अपन यहाँ पर नागफनी बोलते हैं। नागफनी, हाथोर्न्स के फ्रूट्स के ऊपर वो फ्रूट फ्लाई अपने अंडे देती थी। लेकिन अब ये देखा गया कि वहां उसी अमेरिका के अंदर जो एप्पल फ्रूट है उसके ऊपर भी वही फ्रूट फ्लाई एग्स देती है। इसका मतलब ये है कि पहले इनका पसंदीदा जो फ्रूट था वो कौन था, हाथोर्न्स, और अब धीरे धीरे जाकर के एप्पल फ्रूट के ऊपर भी वो देखी गई है। जब ये अलग अलग फ्रूट्स के ऊपर है तो इन फ्रूट्स का जो सीजन है वो भी अलग अलग होगा। जब अलग अलग सीजन होगा तो एग लेइंग का टाइम क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब एग लेइंग का टाइम अलग अलग हो गया तो इनकी मेच्योरिटी का टाइम भी अलग अलग हो गया। तो अब वो अगर चाह करके भी आपस में जो एप्पल के ऊपर फ्रूट फ्लाई पाई जाती है वो और हाथोर्न के ऊपर पाई जाती है वो आपस में मेटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों का मेच्योरिंग टाइम परिपक्व का जो समय है, मेच्योरिंग पीरियड है, वो अलग अलग है। हाथोर्न के ऊपर जो फ्रूट फ्लाई मिलेगी उसका मेच्योरिंग पीरियड अलग है, और एप्पल फ्रूट के ऊपर मिलेगी वो है उसका अलग है।
तो अब ये दोनों स्पीशीज है वो अलग अलग बन गई। अब अगर उनको अपन मेटिंग भी करवाना चाहें तो वो आपस में मेटिंग नहीं कर पाती, कारण कि पहली बात तो ये है कि हाथोन के ऊपर मेच्योर होगी उस समय इसके ऊपर पाई जाने वाली मेच्योर नहीं होगी, और एप्पल फ्रूट के ऊपर जब मेच्योर होगी तब इसके ऊपर पाई जाने वाली मेच्योर नहीं होगी, तो वो आपस में इंटरब्रीड भी नहीं कर सकती। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गई और अलग अलग स्पीशीज में कन्वर्ट हो गई, यद्यपि इनका फ्रूट भी चेंज हो गया। तो ये भी एक सिंपेट्रिक स्पेसिएशन, सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हुए भी अलग अलग जाति बन गई। तो ये अपन ने पहला जो इसका मैकेनिज्म का कारण देखा वो क्या, इकोलॉजिकल आइसोलेशन। और यहाँ पर भी फीडिंग हैबिटाट है और यहाँ पर क्या है, फूड हैबिटाट अलग अलग है। तो ये बेस्ट एक दो एग्जांपल अपन ने बताया। दूसरी मैकेनिज्म है सिंपेट्रिक स्पेसिएशन बाय चेंजेस इन द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में चेंज होने की वजह से भी सिंपेट्रिक स्पेसिएशन होता है और उसी को अपन पॉलीप्लोराइजेशन भी बोलते हैं। क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आना से भी क्या होगा, उसी एरिया में रहते हुए वो स्पीशीज है वो अलग बन जाएगी। तो वो स्पीशीज जो बनती है अलग, वो किस वजह से बनेगी, पॉलीप्लोइडी की वजह से, ट्रांसलोकेशन की वजह से और इन्वर्जन्स की वजह से। ये म्यूटेशन के अपन ने टाइप काफी पढ़े हैं पहले भी। पॉलीप्लोइडी आप जानते हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का मल्टीप्लीकेशंस है। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एक का क्रोमोसोम किसी दूसरे के ऊपर आकर के, सिस्टर क्रोमोसोम के ऊपर आकर के अटैच होना ट्रांसलोकेशन है। और इन्वर्जन का मतलब है क्रोमोसोम की जो सीक्वेंस है वो चेंज होना, इन्वर्ट होना, तो ये इन्वर्जन है। ये तीन जो कारण है पॉलीप्लोइडी, जिसमें ऑटोपॉलीप्लोइडी भी है, एन्यूपॉलीप्लोइडी भी है, और ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन की वजह से है वो नई जाति बनती है, सिंपेट्रिक स्पेसिएशन। एग्जांपल लेते हैं अपन, वीट जो है, आजकल जितने भी वीट आ रहे हैं, शुगर केन है, कॉटन है, बहुत सारी जो क्रॉप्स है उनमें ज्यादातर जो वैरायटी बनी है वो पॉलीप्लोइडी की वजह से बनी हुई है। और जैसे वीट की 3 स्पीशीज जो बहुत फेमस है, डिप्लॉइड भी है, उसमें टेट्राप्लॉइड भी है और हेक्साप्लॉइड भी है। तीनों स्पीशीज है वो अलग अलग पाई जाती है। तीनों स्पीशीज है वो अलग है, किस वजह से बनी है, पॉलीप्लॉइडी की वजह से। जो डिप्लॉइड फॉर्म होती है, उस डिप्लॉइड फॉर्म 2n यानी डिप्लॉइड फॉर्म होती है, और उस डिप्लॉइड फॉर्म के जब गैमेट बनते हैं तो मियोसिस के दौरान नॉन डिसजंक्शन की वजह से, मियोटिक एरर की वजह से क्या होगा, जो गैमेट बनेंगे, और जो भी गैमेट बनेंगे, चाहे वो एग हो चाहे स्पर्म हो, वो क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड के डिप्लॉइड रह जाएंगे। और जब वो डिप्लॉइड गैमेट मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या बन गया, 4n टेट्राप्लॉइड। अब ये टेट्राप्लॉइड इससे डिफरेंट होगा और ये अपने आप में एक नई स्पीशीज होगा। इसी प्रकार से एक डिप्लॉइड स्पर्म और एक हैप्लॉइड वो आपस में फ्यूज करके इसी तरीके से ये 6n भी बनता है। तो ये इसी तरीके से डिप्लॉइड और 3n यानी 6n बनता है। तो वो क्या हो गया, 4n और 2n टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड आपस में फ्यूज करके क्या बना देते हैं, हेक्साप्लॉइड। तो ये इस प्रकार से ये 3 स्पीशीज बनी। जैसे अपन ने टेट्राप्लॉइड बताया, अब टेट्राप्लॉइड में फिर डबलिंग होगी, जो गैमेट बना मान लीजिए म्यूटिक एरर की वजह से, तो एक जो गैमेट है उसमें 4n होगा, और यहाँ पर अपन ने 2n का भी बताया, तो इनमें आपस में जब फ्यूजन होगा तो वो क्या बन जाएगा, 6n हेक्साप्लॉइड। तो ये इस प्रकार से वीट की 3 स्पीशीज अपन ने देखिए। रेफिनोब्रेसिका, ये एग्जांपल अपन ने पहले हाइब्रिडाइजेशन में लिया हुआ है। रेफिनोब्रेसिका में भी क्या है कि रेफिनोब्रेसिका रेडिस और कैबेज, मूली और पत्ता गोभी जो होती है उन्हीं का मिक्स होकर के टेट्राप्लॉइड बना हुआ क्या है, रेफिनोब्रेसिका है। दोनों डिफरेंट जेनेरा के हैं, कौन, रेडिस और कैबेज। तो एक जो रेडिस है वो रेफेनस सेटाइवम है, और जो कैबेज है वो ब्रेसिका ओलिनेशिया है। दोनों के अंदर 18 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जब उन 18 क्रोमोसोम से जब गैमेट बनेंगे तो गैमेट भी किस प्रकार के बन जाएंगे, मियोटिक एरर के दौरान
18 क्रोमोसोम के ही जब बन जाएंगे गैमेट, और वो जब गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तो टेट्राप्लॉइड बनेगा, और उसका नाम क्या दिया अपन ने, रेफेनोब्रेसिका। तो ये भी टेट्राप्लॉइड है, पॉलीप्लॉइड एक तरीके से टेट्राप्लॉइड है। तो ये अपने आप में एक अलग स्पीशीज बन गई जिसके अंदर रेडिस के कैरेक्टर भी है और केबेज की कैरेक्टर भी है। तो इस प्रकार से ये सिंपेट्रिक स्पीशीज का बहुत अच्छा एग्जांपल है रेफेनोब्रेसिका। ड्रोसोफिला में अपन अगर देखें तो ड्रोसोफिला के अंदर भी जो अलग अलग स्पीशीज बनी है, जो वो ट्रांसलोकेशन की वजह से बनी है या इनवर्जन्स की वजह से बनी है ड्रोसोफिला में। तो ड्रोसोफिला में अपन देखते हैं कि ड्रोसोफिला मिलानोगेस्ट्रे, उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 4 होती है। इसी प्रकार से ड्रोसोफिला विरिलिस जो है वो एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज मानी गई है। ड्रोसोफिला विरिलिस ये एंसेस्ट्रल स्पीशीज मानी गई है, और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 6 पेयर होते हैं, 6 पेयर होते हैं, और इसी को एंसेस्ट्रल स्पीशीज माना गया ड्रोसोफिला की। अब इसमें जो 6 पेयर क्रोमोसोम है उसमें 5 पेयर ऑटोसोम और 1 पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम है, और जो 1 पेयर जो क्रोमोसोम है वो डॉट लाइक है, बाकी रोड शेप होते हैं। 5 पेयर तो है वो रोड शेप होता है, और एक होता है वो डॉट शेप होता है। तो 6 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। वो उन 6 पेयर क्रोमोसोम में जो 5th क्रोमोसोम है वो और जो डॉट क्रोमोसोम है वो आपस में जब ट्रांसलोकेशन करेंगे तो 5 पेयर क्रोमोसोम बन जाएंगे। 5 पेयर क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन के दौरान क्या बनेंगे, 5 पेयर क्रोमोसोम, और वो 5 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं ड्रोसोफिला सूडो ऑब्स्क्यूरा। तो इस प्रकार से ये ट्रांसलोकेशन के द्वारा 6 पेयर से क्या बना, 5 पेयर ड्रोसोफिला सूडो ऑब्स्क्यूरा। इसी प्रकार से अपन जानते हैं कि ड्रोसोफिला मिलानोगेस्ट्रे उसमें 4 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। वो भी क्या ट्रांसलोकेशन की वजह से, क्योंकि जो विरिलिस के अंदर जो 6 पेयर क्योंकि इस विरिलिस को अपन ने क्या माना है, माना है एंसेस्ट्रल, पूर्वज। इसी से सारी की सारी ड्रोसोफिला की स्पीशीज बनी है। तो 6 पेयर है, तो यहाँ पर क्या 4 पेयर है, यानी यहाँ पर 2 ऑटोसोम्स और एक डॉट क्रोमोसोम आपस में उनकी ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या हो जाता है, 4 पेयर क्रोमोसोम बनते हैं, और वो ड्रोसोफिला मिलानोगेस्ट्रे। तो यहाँ पर ड्रोसोफिला की बहुत सारी स्पीशीज है। सबसे ज्यादा अपने इस पे अध्ययन भी किया, ड्रोसोफिला के ऊपर भी किया। तो यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज बनी है, वो किसकी वजह से बनी है, ट्रांसलोकेशन या इनवर्जन्स की वजह से बनी है। तो कहने का मतलब है कि सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहते हुए विदाउट फिजिकल आइसोलेशन जो स्पीशीज बनती है वो क्या कराती है, सिंपेट्रिक स्पीशीज या सिंपेट्रिक स्पेसिएशन, जो कि विदाउट फिजिकल आइसोलेशन होता है। बट यहाँ पर बैरियर तो है ही, और वो बैरियर क्या है, बायोलॉजिकल बैरियर्स है। तो इस प्रकार से इन एग्जांपल्स के द्वारा अपन ने सिंपेट्रिक स्पेसिएशन को काफी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की है। इस प्रकार से ये स्पेसिएशन का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इस स्पेसिएशन की वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए पृथ्वी के ऊपर है वो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता होती है। और अगर मान लीजिए जैव विविधता नहीं रहेगी तो आपस में जो फूड चेन है या इकोसिस्टम है वो अपने आप को मेंटेन नहीं रहेगा। इसलिए बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए स्पेसिएशन या नई जातियों का बनना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए स्पेसिएशन का सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किस में, मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये अपना आज का टॉपिक था, सिंपेट्रिक स्पेसिएशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने इस स्पेसिएशन के ऊपर 5 वीडियो बनाए। आप प्रत्येक वीडियो को लगातार एक एक करके देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा स्पेसिएशन समझ में आ जाएगा। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी उसका फायदा मिल सके। थैंक यू।